एक परफेक्ट वेडिंग एंड टू वेल मैच्ड पीपल। सब कुछ परफेक्ट था कुछ देर पहले, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब इस तरह से चेंज हुआ कि किसी को सोचने समझने का जरा भी मौका नहीं मिला। हाँ, मगर आहूजा परिवार की इतने सालों की कमाई इज्जत पूरी तरह से चूर चूर हो चुकी थी। सारे मेहमानों को इस शादी के पीछे किए जाने वाले बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट का पता चल चुका था। लोगों की नजरों में आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इमेज ऐसी बन गई थी जो अपने ही घर की औरतों को बेच दे। सबको इस बात से कोई इनकार नहीं था कि बिजनेस में आरम बत्रा किसी खूंखार शैतान से कम नहीं था, जो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके लिए बिजनेस में कोई रूल नहीं था। वो सामने वाले को मात देने के लिए उसकी पीठ पर भी वार कर सकता था। वो वास्तव में एक काले पत्थर दिल वाला शैतान था, जिससे बिजनेस में किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। लोग तो उसके आसपास आने से भी डरते थे, मगर आज जो उसने किया था वो तो उसका ही स्टाइल था। आहूजा परिवार के ज्यादातर लोग और मेहमान इस बेइज्जती के बाद पार्टी छोड़कर जा चुके थे। 3 काली रोल्स रॉयस फार्म हाउस के काफी अंदर बने घर के कोर्टयार्ड में दाखिल होती है। बीच वाली गाड़ी से आरम बत्रा उतरता है, जिसने अपनी गोद में अनन्या को उठाया हुआ था। अंदर दाखिल होकर सीधे सीढ़ियों पर चढ़कर बेडरूम में दाखिल होता है और बहुत बेरहमी से अनन्या को बेड पर पटक देता है। अजीब लड़की है, बगैर किसी रीजन के बेहोश हो गई, आरम बत्रा सोचता है, जिसके लिए अनन्या किसी कठपुतली से कुछ ज्यादा नहीं थी। अनन्या ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो आरम बत्रा की बदले की बिसात पर शतरंज का एक मोहरा बनकर रह जाएगी। आज के बाद उसकी किस्मत की लकीरें आरम बत्रा से जुड़ गई थी। पलंग पर पड़ी अनन्या पर नजर डाले आरम शीशे की बहुत बड़ी फ्रेंच विंडो के एक कोने में टेक लेकर खड़ा हो जाता है और अपने टक्सीडो की जेब से सिगरेट निकालकर जला लेता है। सिगरेट के धुएं को देखते देखते वो सोचने लगता है, फाइनली उसने आहूजा खानदान को एक मजाक बनाकर रख दिया था। जो काम उसके पिताजी नहीं कर पाए, उसने आज उस बदले की शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे इसी तरह एक एक करके वो पूरे आहूजा परिवार को मिट्टी में मिला देगा। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। शायद सिगरेट के धुएं की गंध से बेहोश अनन्या को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो धीरे धीरे खांसते हुए पलंग से उठने की कोशिश करती है। अनन्या के लंबे काले बाल खुलकर उसके कंधे और छाती पर फैल चुके थे और उसका छोटा सा लाल हुआ चेहरा बहुत बेचारा लग रहा था। अनन्या बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने आप को एक अजनबी जगह पर पाकर घबरा जाती है। अपनी दोनों आंखों को मिलाते हुए वो खिड़की की तरफ देखती है जहां से ये धुआं फैल रहा था, तो उसे इस धुएं के बीच एक चेहरा दिखता है, जिसके चेहरे पर किसी तरह की कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी। ये तुम मुझे कहां लेकर आए हो? आरम बत्रा को पहचानते ही अनन्या पलंग से उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में उससे पूछती है। अनन्या की आवाज को सुनकर अपने ख्यालों में खोया हुआ आरम चौंक जाता है और अनन्या को किसी नींद से जगाए गए शेर की तरह देखता है। मिसेस आरम बत्रा, ये आपकी नई पहचान है, ध्यान रहे। अपने सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को शीशे पर रगड़ कर बुझाते हुए आरम बत्रा अनन्या से बेहद सर्द आवाज में कहता है, मुझे नहीं कहलवाना मिसेस आरम बत्रा, और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, समझ आया तुम्हें? अब जल्द से जल्द मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। अनन्या पलके मिचकाती हुई आरंभ से कहती है। वो इस समय इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसका सारा बदन कांप रहा था। घर? कौन से घर जाना है तुम्हें? आहूजा परिवार के पास? तुम्हें नहीं लगता कि जो भी कुछ आज हुआ उसके बाद वो तुम्हें कच्चा नहीं चबा जाएंगे? या फिर तुम उस घर से निकाले जाने के बाद सड़कों पर रहने के सपने देख रही हो? आरंभ अनन्या का मजाक उड़ाते हुए कहता, ये वास्तव में एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसका सामना अनन्या को हर हाल में करना था।
You are simply a bastard. तुमने मेरी जिंदगी इस तरह क्यों बर्बाद की? तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं तुम्हें इसके लिए कोर्ट लेकर जाऊंगी। बोलते बोलते अनन्या अपना सर नीचा कर लेती है और इतनी देर से रोकी हुई उसकी रुलाहट आंखों से आंसुओं की धार बहने लग जाती है। वो अपने चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों से ढकते हुए आरम बत्रा को बहुत भला बुरा कहती है। अनन्या की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर आरम बत्रा का इरिटेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो उसके लिए ये हिसाब रखना भी इम्पॉसिबल हो रहा था कि ये लड़की अनन्या कितनी ज्यादा जिद्दी थी। उसने तो सोचा था कि ये लड़की उससे यानी दी आरम बत्रा से शादी होने से बेहद खुश हो जाएगी, मगर ये लड़की तो शायद बेवकूफ है या फिर इस आरम बत्रा की हैसियत के बारे में इसे कुछ पता नहीं है। क्यों? मुझसे शादी होना क्या तुम्हारे लिए गलत है? आरम बत्रा बेहद ठंडी आवाज में अनन्या से पूछता है। तुम हद से ज्यादा कमीने हो आरम बत्रा। अनन्या अपनी उंगली आरंभ की तरफ उठाते हुए उसे गाली देती है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस पति होने का हक थोड़ा पहले ही हासिल कर लिया था। अब अगर तुम कहो तो आज रात को दोबारा फिर से करके दिखाऊं। आरंभ अनन्या के कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए उसके कान की लौ अपने दांतों के बीच दबा देता है। अनन्या इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो धीमे धीमे पीछे की तरफ होकर अपने आप को आरंभ की पहुंच से दूर करते हुए कहती है, तुम बेहद कमीने हो, मैं तुम्हें दोबारा अपने साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। करने नहीं दूंगी मतलब? बत्रा परिवार में सिर्फ और सिर्फ आरंभ बत्रा का आदेश चलता है। आरंभ नाराजगी से अपनी आईब्रोज तरेरते हुए कहता है। अनन्या के छोटे से चेहरे पर अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसके सामने खड़ा ये आदमी बेहद क्रूर और खतरनाक है। उसे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बस ये कि इस आदमी से कैसे अपने आप को बचाए। तुम अब भी आहूजा परिवार के पास वापस जाना चाहती हो? आरंभ बत्रा अनन्या से ये सोचते हुए पूछता है कि अनन्या उससे बहुत ज्यादा डर चुकी है। हाँ, मैं वापस जाकर उन्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूँ। अनन्या के दिमाग में इस समय इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि आहूजा परिवार उसकी सच्चाई को सुनकर सही और गलत का फैसला करेगा, कि जो भी कुछ हुआ है उसका कारण वो नहीं है। आरंभ बत्रा ने सोचा भी नहीं था कि इस छोटी सी दिखने वाली लड़की में अभी भी इतनी गैरत बाकी है कि वो वास्तव में आहूजा परिवार के पास वापस जाना चाहती थी। आरंभ बत्रा अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर अनन्या की हथेली पर रखते हुए कहता है, ध्यान रखना, कोई भी जरूरत पड़े तो तुम अपने पति से हेल्प मांग सकती हो। हेल्प पर इस आदमी से सवाल ही नहीं उठता। अनन्या आरंभ की ये बात सुनकर सोचती है, उसका बस चले तो इस आदमी की शक्ल वो जिंदगी भर ना देखे, और भागने की तो सपने में भी नहीं सोचना। तुम अब आरंभ बत्रा की वाइफ हो, अगर तुम भागी तो सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। आरंभ अनन्या को धमकी देते हुए कहता है, तो तुम मुझे अभी क्यों नहीं मार देते? सबके लिए अच्छा ही होगा कि मैं मर जाऊं। अनन्या कुछ देर पहले पार्टी में हुई अपनी बेइज्जती को याद करके कहती, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आरंभ मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है। उसे इस समय अनन्या को इस तरह तकलीफ देने में बड़ा मजा आ रहा था। तुम सच में बहुत बेशरम इंसान हो। अनन्या गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहती, चलो मैं हाउसकीपर में से किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहता हूँ। आरंभ बत्रा दोस्ताना अंदाज में बोलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अनन्या उसके पीछे पीछे बाहर निकलकर नीचे उतर जाती है। उसे इस समय कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस किसी तरह आहूजा परिवार के पास वापस जाकर उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहती थी। उसे जब जब ये बात याद आती थी कि आहूजा परिवार ने उसके लिए क्या क्या किया है, वो सेल्फ गिल्ट से भर जाती थी। आहूजा परिवार की बेटी की नाजायज औलाद थी वो, जिसे उसकी माँ विदेश में शादी करने के बाद यहीं छोड़ गई थी। उन्होंने कभी उसकी कोई फिक्र नहीं करी, ना ही खोज खबर ली। नाना और नानी ने
उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। जब से उसने होश संभाला, उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि ये परिवार पूरी तरह से उसका नहीं है और उसको इसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। उसने ये सोच लिया था कि वो इस परिवार की सारी बातें मानेगी और एक दिन अपने सपने पूरे करने को अपने पैरों पर खड़े होकर आहूजा परिवार को छोड़कर अपनी एक अलग जिंदगी शुरू करेगी। परंतु उसके इस सपने को आरम बत्रा ने चूर चूर कर दिया था। वो आहूजा परिवार के लिए एक बदनाम दाग बन चुकी थी, जिसने उस परिवार की इकलौती बेटी दामिनी की खुशियां छीन ली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना होने के बाद क्या आहूजा परिवार उसे माफ कर भी पाएगा या नहीं। अनन्या सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही नीचे दरवाजे तक पहुंची, उसके सामने एक काली रोल्स रॉयस का दरवाजा खोलते हुए एक बेहद आकर्षक कम उम्र का नौजवान ड्राइवर दरवाजा खोल के एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहता है, मैम प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए, सर ने हमको आपको ले जाने के लिए कहा है। अनन्या उसकी बात सुनकर तेजी से गाड़ी में बैठ जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। खिड़की के शीशे पर वो देखती है कि लिविंग रूम की एक बहुत बड़ी खिड़की पर खड़ा हुआ आरम बत्रा अपने हाथों में पकड़े गिलास से घूट घूट करके ड्रिंक पी रहा था, मगर उसकी नजरें अनन्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। एक सेकंड को बगैर किसी कारण अनन्या का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो घबराकर तुरंत अपनी नजरें आरम बत्रा से हटाकर नीचे देखने लगती है। ड्राइवर गाड़ी को तेजी से फार्म हाउस के मेन गेट से बाहर निकाल लेता है और दिल्ली की तरफ का टर्न ले लेता है। करीबन आधे घंटे बाद कार सीधा जाकर आहूजास की कोठी के मेन गेट पर रुकती है।